First budget in Amritkal. Our vision for the Amritkal includes: we believe that the following 4 opportunities can be transformative during Amritkal. नमस्कार आप सबका, ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ फोर्स टीवीएस। मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आने वाले कुछ पलों में वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकॉनमी। हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में, द बजट 2023-2024। इससे पहले कि हम इस वीडियो में और आगे बढ़ें, लेट मी टेल यू द ब्लूप्रिंट ऑफ दिस वीडियो। द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द बेसिक्स ऑफ बजट। बजट में होता क्या है, बजट कब पेश किया जाता है। सेकेंडली, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सपेक्टेशंस दैट वर फ्रॉम दिस बजट। इस बजट, ये जो बजट पेश किया गया, इसमें एक्सपेक्टेशंस क्या लोगों की, लोगों ने क्या क्या उम्मीदें बना रखी थी इस बजट से। थर्ड थिंग इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ दिस बजट। इस बजट में था क्या क्या, कहाँ एक्सपेंडिचर हुआ, क्या विजन था, क्या प्रायोरिटीज थी इस बजट की। So without any further delay, let's jump right into it. The first thing is the basics of the budget. On the 1st of February 2023, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी मिसेस निर्मला सीतारमन, उन्होंने अपना 5th कंसेक्यूटिव बजट पार्लियामेंट के सामने पेश किया। ये अगले साल होने वाले जनरल इलेक्शन से पहले का लास्ट फुल बजट होने वाला है। अब इससे पहले कि वी गो डीपर इनटू दिस, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो बजट वर्ड है ये आम बोलचाल की भाषा वाला वर्ड है। The actual term which is present in the Indian Constitution, it is the annual financial statement। और ये जो टर्म है ये कहाँ मौजूद है, अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दैट असाइड, किन किन चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है जब बजट को पेश किया जाता है। द फर्स्ट थिंग इज द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, सरकार कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है। द सेकेंड इज द एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड द वेज टू रेज इट, सरकार के पास पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से और उससे बढ़ाना कैसे है। द थर्ड इज सरकार ने जो पिछले फिस्कल ईयर में एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू जनरेट किया है, उसमें यदि सरप्लस हुआ है तो उसका रीजन, डेफिसिट हुआ है तो उसका रीजन, ये बताया जाता है। और द फोर्थ पॉइंट इज द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल पॉलिसीज विच आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड दिस ईयर, जैसे कि टैक्सेशन प्रपोजल या फिर कोई नई स्कीम जो सरकार ला रही है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। So moving ahead, let us discuss about the expectations that were from this budget. अब हम expectations की बात करते हैं तो वैसे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, पर यहाँ पे 6 मेजर जो expectations थी उनके बारे में डिस्कस करूँगा मैं। जो पहला expectation था, it was regarding the income tax। अब जब इनकम टैक्स की बात करते हैं तो 2 रेट सामने आते हैं, एक होता है स्लैब रेट और एक होता है टैक्स रेट। 2014 से स्लैब रेट में कोई चेंजेस नहीं आए, तो इट वॉज अ हाई चांस कि इस इनकम टैक्स में हम लोग को एक स्लैब रेट में चेंज देखने को मिले। मूविंग ऑन, द सेकंड एक्सपेक्टेशन इट वाज अराउंड द एजुकेशन पॉलिसी। हम सब ने देखा कि कोविड में किस प्रकार भारतीय सरकार ने एनईपी, दैट इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसकी घोषणा की, लेकिन उसमें ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो टारगेट था इट वाज अराउंड 6% ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर, पर उस समय हम लोग लगभग 3.1% के आसपास घूम रहे थे। तो अब उसको ऊपर लाने के लिए एक ही बार में तो चेंजेस लाएंगे नहीं, धीरे धीरे करके आएंगे। सो वी वर एक्सपेक्टिंग अ मेजर चेंज इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो। द थर्ड थिंग इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आप स्क्रीन पे एक ग्राफ देख सकते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं किस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए में, दैट इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड में, कैसे गिरते जा रहा है 2012 से। वी ऑल्सो नो देयर आर सर्टन स्कीम्स जो भारतीय सरकार सामने लेके आई है टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, पर वो इम्प्लीमेंट सही से नहीं हुआ। सो उसके रिगार्डिंग देयर वाज अ हाई चांस कि इस बजट में कुछ ऐसा प्रोविजन लाया जाए जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको एक बूस्ट मिले, बी इट द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जिसके बारे में हम देख सकते हैं कि कैसे दुनिया में एक बहुत बड़ा डेफिसिट आ गया था सेमीकंडक्टर्स को लेके। बीइंग द मेजर 3 एक्सपोर्टर्स वर ताइवान, जापान एंड यूएसए। तो उसके रिगार्डिंग भी जो पीएलआई स्कीम हो गई, इन सब स्कीम्स को लाया जा सकता है ताकि एक बेटर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमको देखने मिले आने वाले कुछ समय में। जो हमारी चौथी उम्मीद थी, यदि उसकी बात करें तो इट इज़ रिगार्डिंग द डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार के पास कुछ प्रॉफिटेबल एसेट्स होते हैं जिनको सरकार बेचती है ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। अब उसके रिगार्डिंग हम बात करें अगर जब, तो हमने ये देखा कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में ये जो डिसइन्वेस्टमेंट से आने वाला रेवेन्यू है, इसका टारगेट इतना ऊपर रख दिया कि वो अनअचीवेबल टाइप लगने लगा। जैसे कि एलआईसी का जो डिसइन्वेस्टमेंट था उसमें 2 साल का डिले आ गया क्योंकि एलआईसी खुद लीगल ट्रबल्स में फंस रही थी। वहीं पे यदि हम बीपीसीएल की बात करें या फिर एससीआई की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि सरकार ने पहले तो कह दिया कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पर आगे चल के सरकार को खुद ही पता लगा कि ये इतनी प्रॉफिटेबल एसेट्स हैं कि इनको बेचना भी सही नहीं होगा, इसको फ्यूचर जनरेशंस के लिए रखा जाए। द 5th एक्सपेक्टेशन दैट वी हैड वाज रिगार्डिंग द सब्सिडीज। जो सब्सिडीज सरकार प्रोवाइड करती है फूड और फर्टिलाइजर पे,
ये सब्सिडीज़ इतनी बड़ी हैं कि एक एग्जांपल यदि हम लें तो हमारी जो फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ हैं इन पे इतना भारी सब्सिडी लग जाता है कि हमारी जो फर्टिलाइज़र्स हैं इनको ट्रैफिक किया जाता है बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में भी, क्योंकि वहाँ पे उसका रेट ज़्यादा होता है भारतीय फर्टिलाइज़र से। इस पे एक कटौती लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार भारतीय सरकार का एक बहुत बड़ा गोल रहा है जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करना इन द कमिंग ईयर्स। जो सिक्स्थ एक्सपेक्टेशन है हमारी, दैट इज रिगार्डिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम की यदि बात करें, स्टार्टअप्स का जो कल्चर है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। लेकिन हाल ही में जो पिछला वर्ष था उसमें स्टार्टअप को जो फंडिंग मिलनी थी वो बहुत कम हो गई ड्यू टू द इकोनॉमिक रिसेशन इन द वेस्ट। तो उसके रिगार्डिंग यदि बात करें तो भारतीय बजट में इस बार कुछ ऐसे प्रोविजन आने चाहिए थे जो इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करें और बढ़ावा दें। यदि हम गौर करें इस साल के बजट पे तो ये जो स्पीच थी जो मिस निर्मला सीतारमण जी ने दी थी पार्लियामेंट के सामने, उसमें उन्होंने एक चीज़ बहुत बार मेंशन की थी, दैट वाज द अमृतकाल। This is the first budget in Amritkal. Our vision for the Amritkal includes: we believe that the following 4 opportunities can be transformative during Amritkal. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. And financing framework suitable for Amritkal. To meet the needs of Amritkal, cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sahkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amritkal, ये जो अमृतकाल है ये आखिर है क्या? हाल ही में हमने अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया। अब 75th से आगे जो 25 साल होने वाले हैं, जो हमारी सेंचुरी मार्क करेंगे इंडिपेंडेंस की, ये 25 साल जो हैं इन्हें हम अमृतकाल बोलते हैं। तो सबसे पहले इस अमृतकाल के विजन क्या थे? जब बजट को लाया गया तो ये 3 विजन सामने रखे गए जो इस अमृतकाल में अचीव करने की कोशिश की जाएगी। जो पहला विजन था, इट वॉज टू गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स with special focus on the youth of India. The second one was job creation and growth. The third one was strong and stable macroeconomic environment. Moving on, जो इस बजट में 7 प्रायोरिटीज डिस्कस की गई थी, उनमें से जो पहला प्रायोरिटी था, इट वॉज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, तो जो पहला फोकस रहा यहाँ पे, इट वॉज ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो पहली चीज जिस पे वर्क अपॉन की गई, इट वॉज टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। श्री अन्ना, ये निर्मला सीतारमण जी ने कहा था मिलेट्स को द मदर ऑफ ग्रेन्स। global hub for millets which are Sri Anna. India as the forefront. जो दूसरी चीज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसमें लाई गई, इट वॉज टू बिल्ड एन एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। इससे जो स्टार्टअप्स जो एग्रीकल्चर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं भारत में, इनको बढ़ावा मिलेगा। जो तीसरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट था, इट वॉज टू बिल्ड अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो फार्मर्स होंगे उनको इन्फॉर्मेशन और सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा डिजिटली, सो इट इज़ अवेलेबल टू लार्ज मास। अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें द हाइएस्ट इंक्रीज इन द एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर एनी मिनिस्ट्री, तो यहाँ ऊपर क्या आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। उनका इस साल का जो बजट एलोकेटेड था, इट वाज अराउंड 2,41,000 करोड़ रुपीस, जो कि पिछले साल के एलोकेटेड फंड से टोटल 49% की वृद्धि यहाँ पे देखी गई। आगे बढ़ते हुए यदि आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो आपको 2 ग्राफ दिख रहे होंगे। एक ग्राफ जहाँ से सरकार के पास पैसा आता है और दूसरा ग्राफ जहाँ सरकार उसको खर्च करती है। ये दोनों ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक चीज़ समझने के लिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। सरकार जितना एक साल में खर्च करती है और जितना एक साल में कमाती है, जो रेवेन्यू आता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो या तो प्लस में जाता है या नेगेटिव में जाता है। यदि प्लस में जाता है तो उसे एक सरप्लस कहा जाता है, यदि नेगेटिव में जाता है तो उसको डेफिसिट कहा जाता है। जो एस्टिमेटेड डेफिसिट हमारे पास इस साल रहेगा, इट विल बी अराउंड 5.9%। वहीं हम नजर डालें सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर पे, तो इट विल बी अराउंड 45 लाख करोड़ इन रुपीज। मूविंग ऑन, एक और मेजर चेंज जो यहाँ पे देखा गया, इट वॉज रिगार्डिंग द टैक्स स्लैब चेंज, जो कि अब एग्जेम्पशन में 0 से 3 लाख तक कमाने वालों को एक टैक्स रेट से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ वी कम टू एन एंड ऑफ आवर जर्नी ऑफ द बजट 2023-2024 वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज कमेंट डाउन एंड टेल अस इफ देयर इज एनी सजेशन दैट यू हैव। फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे कनेक्टेड विद फोर्स टीवीएस। दिस इज हिमांशु कुमार साइनिंग ऑफ। जय हिंद।